नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रामविलास पासवान को दी गई अंतिम विदाई, प्रधानमंत्री मोदी ने दी पासवान को श्रद्धांजलि। नवंबर में हो सकता है भारत दुनिया का सबसे संक्रमित देश, पासवान के निधन पर राज्यपाल ने जताया दुख। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हुआ, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर सुबह करीब 9:30 बजे एम्स से उनके 12 जनपद स्थित सरकारी घर पर लाया गया। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पासवान को श्रद्धांजलि दी। शाम 3 बजे पासवान का पार्थिव शरीर प्लेन से पटना ले जाया गया। वहां लोजपा ऑफिस में भी अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। शनिवार को पटना के दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामविलास पासवान का गुरुवार को 74 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया है। वे पिछले कुछ महीनों से बीमार थे और 22 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पासवान के निधन पर कहा कि अपना दुख शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने अपना दोस्त खो दिया है। पासवान मोदी कैबिनेट में सबसे उम्रदराज मंत्री थे। पासवान 11 सितंबर को अस्पताल में भर्ती हुए थे। एम्स में 2 अक्टूबर की रात उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी। इससे पहले भी एक बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। देश में अब हर रोज कोरोना के 70 से 80 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि अगर यही रफ्तार रही तो नवंबर के पहले हफ्ते में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा संक्रमण वाला देश हो जाएगा। मौजूदा केस की संख्या के अनुसार 7 नवंबर तक देश में 91,70,000 से ज्यादा मामले होंगे, जबकि अमेरिका हर रोज 40 से 45 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। इस लिहाज से यहां 7 नवंबर तक 91,40,000 केस होंगे। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 69,03,812 हो गया है। राहत की बात है कि इनमें 59,03,207 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,93,041 मरीज अभी भी इलाज के अधीन है, अभी भी उनका इलाज चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से काफी बीमार होने के बाद गुरुवार को केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। इसके बाद सियासी गलियारों में दुख का माहौल है। ऐसे में ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि रामविलास पासवान जमीन से जुड़े राजनेता थे। उन्होंने सदैव गरीब और कमजोरों के लिए संघर्ष किया। पासवान के निधन से राजनीति की अपूर्णीय क्षति हुई है और उनकी कमी हमेशा रहेगी। साथ ही साथ रामविलास पासवान के निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। आपको बता दें कि मंत्री रामविलास पासवान के निधन की पुष्टि उनके पोते चिराग पासवान ने ट्वीट कर की थी। अगली खबर है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से, जहां MR10 ब्रिज के नीचे नाले में अज्ञात लाश मिलने के कारण इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई थी और मामले की जांच में जुट चुकी है। लाश अज्ञात है। अभी ये लाश किसकी है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सूचना मिली सुबह 7 बजे के करीबन कि कोई अज्ञात व्यक्ति की बॉडी पानी में डूबी पड़ी है। सूचना पर हम आए हैं, देखा तो एक अज्ञात पुरुष जिसकी उम्र करीबन 40 वर्ष है, वो पानी में डूबा हुआ था। उसको बाहर निकालने के बाद में सब लोगों से उसकी तस्दीक कराई, पूछताछ करवाई। सब लोगों को दिखाया गया तो किसी ने पहचाना नहीं है। कोई भी किसी व्यक्ति ने शराब पी के या तो पानी में गिर गया है, जैसा भी हुआ है, लेकिन उसके पलट के नहीं और देखते किसी भी प्रकार के उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई चोट के निशान नहीं है। इस वजह से ये लगता है कि वो व्यक्ति या तो फिसला है, गिरा है कहीं से और बह के यहाँ आया है। तो उसको निकाल के और हमने PM के लिए भेजा है और इस संबंध में जांच की जा रही है। सर, तस्दीक के दौरान किसी प्रकार की कोई शव के द्वारा जानकारी मिली या? नहीं, कोई जानकारी नहीं मिली। अभी किसी व्यक्ति ने पहचाना भी नहीं है और ऐसी कोई संदिग्ध भी नहीं पाया जा रहा है।
कोई चोट के निशान वगैरह कोई कुछ भी नहीं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के गुरुवार को शाम निधन हो गया। उनके बेटे और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस बात की पुष्टि की है। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा है, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। मिस यू पापा। उज्जैन पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह के निर्देशन पर चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत उज्जैन पुलिस लगातार अपराधियों और अवैध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। इसी के तहत उज्जैन सिटी एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी के आदेश अनुसार और सीएसपी रजनीश कश्यप के मार्गदर्शन में महाकाल पुलिस की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। आईपीएल सट्टेदारियों को 5 लाख के हिसाब सहित मोबाइल, रजिस्टर और अन्य सामग्री जब्त की, साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार भी किए हैं। जानकारों के अनुसार आरोपियों पर पहले भी कई प्रकरण दर्ज हैं। आईपीएल शुरू होने के बाद से ही हम लोग इसमें लगे हुए थे और सूचनाएं मिल रही थी कि सट्टा है, लेकिन स्थान का पता नहीं चल पा रहा था। आज मुखबिर ने बहुत ही सुस्पष्ट जगह हमको बताई और वहाँ बताया कि भूरा अपने मकान में आईपीएल का सट्टा ले रहा है। तब सीएसपी साहब को बताया गया और फोर्स को लेकर के उनके साथ में हम लोग गए और गया के घेरा डाल करके व्यवस्थित तरीके से पास वाले मकान से हम लोग वहाँ पर कूदे। तब ये 2 आदमी भूरा पिता रशीद खान और ईशान पिता उस्मान खान, ये दोनों कजिन हैं, कोट मोहल्ला के रहने वाले हैं। इनको वहाँ पकड़ा गया। ये अब कमरे में 2 टीवी और 7 मोबाइल, इन पर लगातार क्रिकेट का मैच देख करके बाल और बैट अनुसार और रनों के अनुसार सट्टा ले रहे थे। इनको पकड़ा गया वहाँ पर। इसके अलावा और भी कोई सामग्री जब्त की गई? इनके पास से कैलकुलेटर और जो रजिस्टर है हिसाब का वो जब्त किया गया है। करीब 5 लाख के आसपास का इसमें अभी हिसाब हुआ था, वो जब्त कर लिया गया। और भी बढ़ सकता है, थोड़ा देखना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। पुराने कोई अपराध? भूरा पिता रशीद के पुराने सट्टे के कुछ अपराध हैं, लेकिन अभी देखकर बता पाएंगे कितना उसके। पूर्व कांग्रेस मंत्री जयवर्धन सिंह ने मीडिया के सामने हाल ही में कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए सिंधिया सहित सभी विधायकों को कमलनाथ सरकार गिराने का दोषी ठहराया और कहा कि इनके लिए कमलनाथ ने क्या नहीं किया, क्या 5 साल काफी नहीं थे इनके लिए? उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। सांवेर विधानसभा उपचुनाव दौरे पर आए जयवर्धन सिंह ने कहा कि सिंधिया बिना किसी को बताए कांग्रेस छोड़ कर गए और कहीं ना कहीं कांग्रेस को सिंधिया की कमी खलती नजर आ रही है। साथ सांवेर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के लिए कहा कि यहां से पहले भी विधायक रहे हैं और जनता को उनकी कमी खलती है। देखिए, किसी को कभी उम्मीद नहीं थी कि सिंधिया जी बिना किसी को बताए पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, 20 साल सांसद रहे, 5 साल केंद्र मंत्री रहे, लेकिन जिस दिन सिंधिया और उनके जो विधायक और मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से इस्तीफा दिया, हमने उस दिन ही तय कर लिया था कि आने वाले समय में चाहे वो सांवेर हो, चाहे वो जो पूरा क्षेत्र ग्वालियर चंबल का हो, वहाँ पे पूरी ताकत के साथ हम काम करके जिन लोगों ने गद्दारी की है पार्टी के साथ तो की है, लेकिन जिस जनता ने इन लोगों को वोट दिया था, सबसे बड़ा धोखा जनता के साथ हुआ है। हर विधायक चुनाव जीतता है जनता के आशीर्वाद से, 5 साल का कार्यकाल रहता है, और अगर कोई भी विधायक या मंत्री जनता के वोट को बेचकर बीच कार्यकाल में दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए जिसके खिलाफ जनता ने वोट किया था, तो इससे बड़ा अपमान जनता का नहीं हो सकता है। जहाँ तक बात सांवेर विधानसभा की है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय प्रेमचंद गुड्डू जी पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। आज भी जनता यहाँ पर उनके कार्यकाल को याद करती है, चाहे डैम के निर्माण हो, चाहे सड़क के निर्माण हो, ऐसे अन्य विकास कार्य उस समय किए गए थे। और सांवेर का हर एक मतदाता ये बात भी हर जगह कह रहा है कि जिनको उन्होंने 2 साल पहले वोट किया था, क्या कारण है कि 15 महीने बाद इन लोगों ने इस्तीफा दिया।
गलती क्या थी कमलनाथ जी की? कर्ज माफी अगर की तो कमलनाथ जी ने की। आपने खुद कुछ दिन पहले देखा होगा, मैंने प्रश्न उठाया विधानसभा के अंदर और उसमें भाजपा के कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस के 15 महीने की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, लगभग 11,000 करोड़ से अधिक राशि किसानों को मिली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा के कृषि मंत्री ने विधानसभा में उत्तर दिया है। यही नहीं, क्या गलती ये थी कमलनाथ जी की कि बिजली के बिल उन्होंने 100 रुपये 100 यूनिट किए, गरीबों की पेंशन दोगुनी की, या फिर गौ माता के लिए जो गौशालाएं पूरे मध्य प्रदेश में खोली, क्या वो गलती कमलनाथ जी की थी? मैं खुद यहाँ मौजूद था पिछले साल जब हमने मेट्रो का शिलान्यास किया था। हमने उस दिन वादा किया था कि हम मेट्रो रेल भी सावेर तक पहुँचाएंगे RRTS के माध्यम से, रैपिड रेल के माध्यम से। लेकिन क्या ये भी तुलसी जी के लिए काफ़ी नहीं था, पर्याप्त नहीं था? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के समय पूरे विश्व में संकट है कोरोना महामारी का। क्या उपचुनाव राऊ में है? क्या उपचुनाव देपालपुर में है? क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ के विधायक बिके नहीं। अगर आज सावेर की जनता ऐसे संकट के समय में लाइन में खड़े होगी चुनाव के लिए, किसके कारण? चुनाव तो होने थे 2023 में, लेकिन आज अगर चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ के जो पूर्व विधायक थे और जो अभी बिना कोई पद पर रहकर मंत्री बने हैं, तुलसी सिलावट जी, उनके स्वार्थ के लिए चुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव से पहले भाजपा अपनी रणनीति को धार देने में लगी हुई है। इस कड़ी में गुरुवार को गादिया मंडल के बरखेड़ा वीर में मंडल सम्मेलन रखा। सम्मेलन में केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याण योजनाओं की वीडियो रथ के माध्यम से पहुंचाया। इस सम्मेलन में बताया कि 1.25 साल में कांग्रेस की सरकार ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे अत्याचार किए हैं। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह, सांसद रोडमल नागर, जिला अध्यक्ष दिलबर यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। उज्जैन केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधारित मंत्री थावरचंद गहलोत के मुख्य आतिथ्य और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को विश्व बैंक परियोजना रूसा के अंतर्गत नवनिर्माण 6.5 करोड़ रुपए की लागत से शासकीय विधि महाविद्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने उज्जैन वासियों को भव्य विधि भवन कॉलेज की सौगात के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इंदौर के साथ साथ उज्जैन में भी निरंतर विकास कार्य हो रहे हैं। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जो भी कमी होगी उच्च शिक्षा विभाग उसको पूरा करेगा। उनके द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय कैंपस में 250 सीटर छात्रावास भवन की पूर्व में स्वीकृति प्रदान की गई थी, उसका भी शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधारित मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि हमारे देश में कानून सर्वश्रेष्ठ है और ऐतिहासिक विधि महाविद्यालय की उपलब्धि मिलने से छात्रों को कानून की पढ़ाई पर आगे बढ़ेंगे। उनके द्वारा दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग बनाने का कारखाने का निर्माण किया जाएगा। इसका विस्तारीकरण करने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। विस्तारीकरण करने के लिए अतिरिक्त भूमि को शीघ्र जिला प्रशासन के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी। ये हम सबका सौभाग्य है। उज्जैन विक्रमादित्य की नगरी है, शिक्षा की नगरी है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं शिक्षा ग्रहण की। ऐसे में यहाँ नया विधि महाविद्यालय प्रारंभ हुआ है और इसका नाम अब सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय महाविद्यालय के नाते से जाना जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के अलावा जो लगातार और अभी बहुत सारे संस्थान आने हैं, विक्रम विश्वविद्यालय के माध्यम से एक अवंतिका विश्वविद्यालय प्राइवेट स्तर पे आया है, 1-2 प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ और भी खुलने वाली है। अलग अलग प्रकार से उज्जैन की जो विशेषता है, खास करके यहाँ का सब प्रकार से अनुकूल वातावरण, शांत नगरी, अपराध मुक्त शहर, सभी प्रकार से कनेक्टिविटी के लिए बहुत सरल और बच्चों को पढ़ने के लिए सर्वाधिक मनोनुकूल है। ऐसे में इस महाविद्यालय के माध्यम से आज ही हमने यहाँ पर जो मौजूदा सीटें थी उसमें वृद्धि भी की है, LLM की सीटों में भी वृद्धि की है। आने वाले समय में ये राष्ट्रीय स्तर का विधि शैक्षणिक संस्थान बने, इस दिशा में भी हम प्रयास करेंगे। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। उज्जैन के लिए निश्चित रूप से ये विधि महाविद्यालय की सौगात ऐतिहासिक है, स्मरणीय है, यादगार है
यहाँ विधि महाविद्यालय का भवन नहीं था, माधव महाविद्यालय के 2-3 कमरों में लगता था। इसकी महती आवश्यकता थी। इस महती आवश्यकता की पूर्ति मोहन यादव जी ने अथक प्रयास करके किया है। मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सर राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, कर्तव्यनिष्ठ और कठोर परिश्रम है। देश हित में उन्होंने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। जो कहते हैं वो करते हैं। नरसिंहपुर को अवैध नशे के व्यापारियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 6 और 7 अक्टूबर को नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए खुफिया सूचना के आधार पर नरसिंहपुर पुलिस और DRI इंदौर और भोपाल की टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर घेराबंदी की गई, जिसके बाद 2 कारों को पकड़ा गया और उन कारों में सघन चेकिंग कर हशीश बरामद की गई। बरामद किए गए मादक पदार्थों का वजन 117 किलोग्राम है और ये पदार्थ अंतर्राज्यीय गिरोह के अपराधियों से बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही साथ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि अपराध में लिप्त अपराधियों में 4 अपराधी उत्तर प्रदेश, 3 तमिलनाडु के हैं। बरामद किए गए 117 किलो हशीश की बाजारू कीमत 6 से 7 करोड़ रुपए अनुमानित बताई जा रही है। क्या कार्रवाई? ये बिना 6-7 की दरमियानी रात में ये सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना को वेरीफाई करने के बाद उस पर DRI भोपाल और इंदौर की संयुक्त टीम के साथ कार्रवाई की गई। उसमें 2 व्हीकल्स, एक टाटा जेस्ट और एक डस्टर, जिसमें 7 लोग थे, उनको रोक के पूछताछ की गई, उनकी सघन चेकिंग की गई। तो चेकिंग के बाद करीबन 117 किलो हशीश जो है उनसे बरामद हुई। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जांच की जा रही है। ये लोग जो है ये जो स्मगलिंग थी उसको नेपाल बॉर्डर के थ्रू उत्तर प्रदेश और उसके रास्ते पूरा तमिलनाडु के लिए लेके जा रहे थे। नेशनल हाईवे इनका जो है रूट था और अभी मामले में इन्वेस्टिगेशन के बाद इनको जेल भेजा है। सर कितने की लागत की? इसकी कीमत कुल करीबन 6 से 7 करोड़ रुपये। सर आरोपी कहाँ के हैं? ये 4 आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं और नरसिंहपुर में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और अब आए दिन खुलेआम वारदातों को अंजाम वो दे रहे हैं। इसी के साथ अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप भी पुलिस पर लगातार लगाए जा रहे हैं। ऐसी एक खबर नरसिंहपुर के करेली थाना क्षेत्र अंतर्गत बटेसरा स्थित होटल शिवांश से आई है, जहां पर बीती रात अपराधियों ने होटल संचालक मुकेश रघुवंशी से खाने पीने का सामान पैक करवाया और उसके बाद पैसे देने की बात पर होटल संचालक और उसके भाई के साथ मारपीट कर आरोपियों ने कट्टे से फायर कर दिया, जो होटल मालिक मुकेश रघुवंशी की कलाई पर लगा और वहां अफरा तफरी मच गई। इतने में आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए वो वहां से फरार हो गए। हालांकि आरोपियों द्वारा अंजाम दी गई सारी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है। आरोपियों के हमले में घायल होटल मालिक ने करेली पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हुए नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर अपनी आपबीती बताई, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल पूरे मामले की जांच करने और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने का भरोसा दिलवाया है। थाना में PI साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या हुआ? गोली चली थी। कहाँ चली थी? क्या हुआ? पूरा मामला होटल बटेसरा ढाबा, होटल शिवांश। क्या हुआ तो वहाँ पे किन लोगों की गोली चली थी? पौने 2 बजे करीब ये आए नरसिंह करेली साइड से। इनने मैं पार्सल कराया खाना, शराब पी, पैसे जिन्हें दिए नहीं, हमने पैसे मांगे, इन्हें बंदूक निकाल ली। फिर काश को मैगवा और अपना मुकेश शर्मा गाड़ा वाला और 3-4 लोग और जिनका अपन नाम नहीं जानते। तो क्या हुआ? पैसे मांगने पर क्या किया? मैंने बंदूक निकाल ली और फिर फायर नहीं किया। हमने कहा पैसे नहीं चाहिए, तो उन्होंने फिर गाड़ी पहुंची, गाड़ी में उन्होंने हमको खींचा, मतलब यहाँ से खींच के लेकर ढाबा से बाहर खींचा तो उन्होंने फायर किया सब हाथ में गोली, उसके बाद डंडे से उससे बाहर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आए दिन गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसी ही एक घटना इंदौर के लसुलिया थाना क्षेत्र में हुई है, जहां इंदौर के लसुलिया थाना क्षेत्र के खालसा चौक के पास गाड़ी टकराने के बाद पर हथियार बंद 8 से 10 बदमाशों ने देर रात जमकर उत्पात मचाया।
साथ ही घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं इस मामले की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। कोरोना काल के बीच स्कूल खोले जाएंगे कि नहीं, इस पर अभी भी संदेह बना हुआ है। जहां एक और केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ स्कूल खोलने की बात कही है, तो वहीं बाल आयोग सभी कक्षाओं के स्कूल खोलने के पक्ष में भी नहीं है। आपको बता दें कि बाल आयोग ने एक SOP जारी किया है, जिसे शिक्षा विभाग के PS को सौंपा है, जिसमें कोरोना बीमारी के चलते क्लास 1 से 8वीं तक के बच्चों के स्कूल खोलने पर रोक की बात बाल आयोग ने कही है। बाल आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान का कहना है कि आयोग द्वारा एक पत्र शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लिखा गया है, जिसमें 1ली से 8वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल नहीं खोलने की अनुशंसा की गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मध्य प्रदेश बाल आयोग ने ये चिंता करते हुए गंभीरता से हमने एक SOP जारी किया है, जिसको हमने शिक्षा विभाग की PS मैडम को सौंपा है और उसमें हमने साफ अनुरोध किया, इसमें अनुशंसा की है कि 1 से 8 के स्कूल बिल्कुल भी नहीं लगें, उनकी कक्षाएं बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब चीज़ों का पालन करने में थोड़े असमर्थ होते हैं। तो इसलिए और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह की स्थिति है उसको देखते हुए हमने 1 से 8 के लिए सख्ती से मना किया। वहीं पर अगर 10वीं और 12वीं बोर्ड होने के नाते अगर स्कूल खोलने के पर विचार करेगी सरकार, तो 10वीं और 12वीं के लिए वो कक्षाएँ लगा सकते हैं, लेकिन उसके पहले जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में स्कूल निरीक्षण करके यह बताना पड़ेगा कि हमारी SOP के अनुसार वो तैयारी है या नहीं है, ये हमको सुनिश्चित यानी जिला शिक्षा अधिकारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा, तभी वो स्कूल खोले। और फिर हमने उसमें बहुत सारे जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, जो हमारी WHO की गाइडलाइन है, उसके अनुसार से हमने पूरी SOP तैयार की है। उसमें हमने पालकों से, चिकित्सकों से, शिक्षाविदों से राय लेकर वो हमने पूरी बनाई है, उसको हमने सौंपा है। तो इसलिए हम 1 से 8 के खोलने के पक्ष में नहीं हैं, और 10वीं से 12वीं खोला जाता है तो भी उसमें तैयारी पहले देखें। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।